हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उसने करवट बदली ही थी कि जोर से जमीन पर जा गिरा। वो बेसाख्ता दर्द से कराहने लगा। नींद तो उसकी वैसे भी खराब हो ही गई थी। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। आज फिर से वो लाउंज में सो गया था। सोने से पहले वो टीवी बंद करना भूला था, जो कि अभी तेज आवाज में चल रहा था। उसकी नींद इतनी पक्की होती थी कि कोई बाहर ढोल भी बजा देता तो उसकी आंख ना खुलती, मगर गिरने की वजह से उसकी कमर में शदीद चोट लगी थी। उसने उठने के बाद सबसे पहले लाउंज की लाइट्स ऑन की। हर तरफ रोशनी फैल गई। पूरा लाउंज इस वक्त बिखरा हुआ था। कुशन जमीन पर पड़े थे, जबकि टेबल पर हर तरह के लवाजमात मौजूद थे जिनसे उसने सोने से पहले लुत्फ उठाया था। वो खुद को होश की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था जब मुलाजिम की आवाज सुनकर चौंक उठा। साहब जी, बीबी साहिबा का क्या करना है? कौन सी बीबी साहिबा? उसने अपनी जमाई रोकते हुए पूछा। वो अभी तक पूरे तरीके से होश में नहीं आया था। उसका सर अभी भी नींद की वजह से चकरा रहा था, जबकि उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा फैल रहा था। पिछले 4 दिनों से वो एक केस के सिलसिले में मसरूफ रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी ना हो सकी। कल रात वो केस हल करके हवेली गया था और आज वो अपने फार्म हाउस में मौजूद था। साहब जी, जिन्हें हवेली से आप अपने साथ लाए हैं, मुलाजिम ने अब की बार निगाहें झुकाते हुए कहा। उसके जहन में एक झमाका हुआ। यकदम ही वो होश की दुनिया में आया। कहां पर है वो लड़की? अब की बार वो थोड़ा संजीदा नजर आ रहा था। साहब जी, वो तो कब से हमारी एनेक्सी में बैठी हुई हैं। उसे अपने पास ही रखो, उसने बेजारगी से कहा, मगर कुछ याद आने पर वो फिर से रुक गया। अच्छा, ऐसा करो, उसे यहां भेज दो, मैंने उससे कुछ बात करनी है। जी साहब जी, ठीक है। मुलाजिम ये कहकर जल्दी से अपनी एनेक्सी की तरफ गया, जहां पर वो छोटी सी लड़की उसकी बीवी के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। वो लड़की चेहरे से ही बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। चलो बेटा, साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। शकूर चाचा की बात सुनकर वो खौफजदा होकर नफी में सर हिलाने लगी। मैंने अंदर नहीं जाना, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है। खुदा के लिए मुझे मेरे घर वालों के पास भेज दें। वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी थी। शकूर ने बेसाख्ता उसके सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। साहब बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगर वो लोग अच्छे होते तो कभी मुझे मेरे घर वालों से दूर नहीं करते। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने मामा और बाबा की शिद्दत से याद आ रही थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी और इसी वक्त उड़कर अपनी हवेली पहुंच जाए, लेकिन दादी की वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। दादी ने वहां से निकलते वक्त ही इसे समझाया था कि अगर तुमने वहां से भागने की या फिर उन लोगों के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की तो फिर अपने भाई को भूल जाना। वो बैठी उनके साथ जिद कर रही थी कि बंगले से एक और मुलाजमा वहां पर चली आई। तुम्हें साहब कब से बुला रहे हैं? उसका लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया। शकूर उसका अंदाज देखकर पहले तो हैरान हुआ और फिर उसे डांटते हुए कहने लगा, ये तुम छोटी बीबी के साथ किस अंदाज में बात कर रही हो? अरे ये कोई छोटी बीबी नहीं, ये वन्नी होकर यहां आई हैं और वन्नी की हैसियत तुम जानते ही हो, और इनकी औकात तो हमसे भी बदतर होती है। उसके लहजे में एक अजीब सी नफरत थी जो वहां पर मौजूद सब लोगों को अच्छे तरीके से महसूस हो रही थी। रानिया ने तकलीफ के मारे अपनी आंखें कुछ लम्हों के लिए बंद कर दी। यहां पर तो मुलाजिम उसकी इज्जत नहीं कर रहे थे, मालिक न जाने उसका क्या हाल करता। इसी सोच ने उसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो छोटे छोटे कदम उठाती हवेली के अंदर दाखिल हो गई, जहां पर वो बेरहम इंसान सामने ही टांग पर टांग चढ़ाई बैठा था। इसे देखकर उसके लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। तो तुम हो वो लड़की जो मेरे जुल्म की भेंट चढ़ने वाली है। उसके इस अंदाज पर आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। खबरदार, जो एक आंसू भी बहाया। मुझे रोने वाली औरतों से शदीद चिढ़ है।
जल्दी से अपने आंसू साफ करो, मुझे कोफ्त हो रही है। उसने बेजारियत से कहा तो रानिया जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। इधर आओ। जुनैद ने उसे उंगली के इशारे से बुलाया तो वो उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। नीचे बैठ जाओ। इससे पहले कि वो सोफे पर बैठती वो गुर्राते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं बल्कि अपने कदमों में बैठने को कहा है। तुम्हारी ये गलती पहली और आखिरी समझकर माफ कर रहा हूं। अगर इस तरह की जुर्रत की तो जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। शर्मिंदगी की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे, जबकि जुनैद को उसका ये अंदाज देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। लगता है छोटी सी लड़की को गुस्सा आ रहा है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। फिर उसके गाल खींचते हुए कहने लगा, यहां पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां पर तुम्हारे नाज नखरे उठाए जाएंगे या फिर तुम्हें मनाया जाएगा। ये मेरा घर है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम किस वजह से यहां आई हो। तो मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे इज्जत से पेश आऊंगा या मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो जिससे मैंने सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? वो उसकी ठोड़ी ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कह रहा था, जबकि वो हिरनी जैसी आंखें फैलाकर खौफजदा नजरों से उसे देखे जा रही थी। मुझे बता दें कि इसमें मेरा क्या कसूर? आखिर मेरी क्या गलती है? मेरा तो उन लोगों के। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम उस हवेली की रहने वाली हो, मगर मैं इकराम भाई की बहन नहीं हूं, वो चिल्लाते हुए बोली थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उस हवेली की औरत हो जिस हवेली के मर्द ने मेरे भाई को जान से मार दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूं कि वो इंसान जिंदा है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, जुनैद ने उसको गर्दन से पकड़ लिया। अपनी जबान को लगाम दो। अगर दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुने तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाओगी। वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसको जान निकलती हुई महसूस हुई। चलो अब मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब हो गया है। वो एक बार फिर से उसकी तजलील कर चुका था। वो 15 साल की छोटी सी लड़की जिसने हवेली में भी जुल्म सहा था और अभी भी जुल्म ही सह रही थी। जब भी वो अपनी दादी जान से जाकर शिकायत करती थी तो रशीदा बेगम उसे तसल्ली देते कहती थी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में कर दूंगी जहां के लोग तुम्हारी कदर करेंगे और तुम इस हवेली में होने वाली तमाम ज्यादतियों को भूल जाओगी। दादी जान झूठ बोलती थी। उसने बेसाख्ता सोचा, अगर वो सच कहती तो आज वो एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रही होती, ना कि एक जालिम इंसान के कदमों में पड़ी रहम की भीख मांग रही होती। रानिया वहां से चली तो गई थी, मगर उसकी निगाहें अभी तक जुनैद की निगाहों से उलझी हुई थी। आज से पहले उसने इस कदर खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी थी। बिलाशुबा वो लड़की बहुत पुरकशिश थी और किसी को भी अपना दीवाना कर लेने की सलाहियत रखती थी। जुनैद ने उसे अपने जहन से झटकना चाहा, लेकिन झटक नहीं सका। अब वो झुंझला गया था। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों उस लड़की के बारे में सोच रहा हूं? वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने जैसे खुद को बावर कराने की कोशिश की थी। न जाने उसे क्या याद आया, उसने शकूर को दोबारा से आवाज दी, उस लड़की को कहो कि वह अपना सामान उठाकर इसी बंगले में आ जाए और बाकी तुम सब लोग चले जाओ। आज तुम सब लोगों को छुट्टी है। साहब जी, लेकिन छोटी बीबी तो बाहर नहीं है। मैं समझ रहा था कि वो अंदर ही ठहरी हुई है। शकूर की बात सुनकर उसे लगा था कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं साहब, वो यहां पर कहीं नहीं है। कहीं वो भाग तो नहीं गई? उसने अपने अंदेशे का इजहार किया तो वो तेजी से बोला, जल्दी से उसे ढूंढो, उसका पीछा करो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अगर तुम लोग उस लड़की को मेरे पास ना लाए तो तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा। वो जख्मी शेर बन चुका था। रानिया, तुमने यहां से भागकर बहुत बड़ी गलती की। उसने अपनी निगाहों में उसका चेहरा सोचते हुए जैसे उसे धमकी दी थी।
आदमी उसे हर जगह तलाश कर चुके थे मगर वो कहीं नहीं थी। अब वो खुद भी घर से बाहर निकल गया था। उसे सड़क पर गाड़ी दौड़ाते तकरीबन 2 घंटे गुजरे थे कि हवेली से मुलाजमा की कॉल आई। उसने गुस्से से फोन काट दिया मगर जब दोबारा से उसका फोन बजा तो उसने ना चाहते हुए भी कॉल उठा ली। क्या मसला है तुम्हें? क्या तुम? साहब जी, छोटी बीबी साहिबा मिल गई हैं। मुलाजमा की बात सुनकर जैसे उसके दिल को सुकून मिला था, वरना अगर ये खबर गांव में फैल जाती तो सब लोग उसका मजाक बनाते और उसकी मर्दानगी पर थू थू करते। कहाँ गई थी वो औरत? मुझे जल्दी बताओ, उसने गुस्से से पूछा तो वो मिनमिनाते हुए कहने लगी, दरअसल वो कहीं नहीं गई थी, वो हवेली के पिछले हिस्से में ठहरी हुई थी। मैं जब वहां गई तो वो मुझे रोते हुए मिली। उसने मुलाजमा की मजीद बात नहीं सुनी और गुस्से से कॉल कट कर दी। इस लड़की का तो दिमाग मैं ऐसा सेट करूंगा कि दोबारा कभी इस तरह की गलती नहीं करेगी। उस छोटी सी लड़की ने लम्हों में ही उन सबको दिगनी का नाच नचा दिया था और खुद आराम से हवेली के पिछले हिस्से में बैठी आंसू बहा रही थी। जब वो दोबारा से वहां पर पहुंचा तो उसे दरवाजे के करीब ही खड़ी नजर आई। तुम कहां पर गई थी? वो उसके सर पर जा खड़ा हुआ और उसे 2 टोक अंदाज में पूछने लगा। मैं कहीं नहीं गई थी, हवेली के पिछले हिस्से। जुनेद ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ी और उसे झटकते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इस हवेली से बाहर कदम ना निकालना? तुम्हें मेरी एक बार की कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती? रुको, तुम्हें सजा देता हूं। जब तक तुम औरतों को सजा ना दी जाए तब तक तुम औरतों का दिमाग ठिकाने पर नहीं आता। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घसीटता हुआ लेकर जा रहा था, जबकि वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगी। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन जुनेद पर तो जैसे उसकी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसे एक तारीक कमरे में ले आया जहां पर रोशनी का नामो निशान नहीं था। उसे अंदर धक्का देने के बाद उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जबकि उस कमरे के अंदर मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों की चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरा कमरा कीड़ों से भरा हुआ हो। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी और बाहर निकलने के लिए उसकी मिन्नतें करने लगी, जबकि वो पुरसकून अंदाज में दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथी जुनेद ने दरवाजा खोल दिया। वो उसके कदमों में ही गिरी पड़ी हुई थी। वो घुटनों के बल झुका और गौर से उस लड़की के चेहरे को देखने लगा। वो नहीं जानता था कि आखिर उसने इस लड़की का इंतखाब क्यों किया, हालांकि उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी। उसने उसके बिखरे हुए बाल समेटे और अपने हाथ उसके गालों पर रख दिए। उसके गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात थे। उसने नजरें उठाकर कमरे में देखा। बाहर से आने वाली रोशनी की वजह से कमरे का मंजर नुमाया हो रहा था। कमरे में मुख्तलिफ ग्लास के डब्बे पड़े हुए थे, जिनके अंदर काले बिच्छू मौजूद थे। उसके अलावा वहां पर कुछ पिंजरे भी थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ सांप कैद किए गए थे। ये सब कुछ वो अपने दुश्मनों को तकलीफ पहुंचाने के लिए पाल कर रखता था। अगर वो इस कमरे की लाइट ऑन कर देता तो वो लड़की इन सारी चीजों को देखकर ही मर जाती। ये सोचकर वो फिर से अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसके जहन में एक शरारत चल रही थी। उसने रानिया के गाल थपके तो उसके वजूद में जरा सी हरकत हुई। फिर वो उसे झंझोड़ने लगा। वो होश में नहीं आ रही थी। उसने शकूर चाचा को बुलाया और उसे पानी का जग लाने का कहा। शकूर कमरे के अंदर की हालत देखकर खौफ से थर थर कांपने लगा। अगर ये लड़की वाकई यहां से भाग जाती और तुम लोग इसे ढूंढ ना पाते तो खुदा की कसम उठाकर कहता हूं तुम लोगों को इसी कमरे के अंदर बंद कर देता। वो उसकी आंखों में देखकर नफरत भरे अंदाज में बोला था, साहब जी माफ कर दें, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका दी और उससे माजरत करने लगा। ठीक है, यहां से जाओ और पानी का जग उठा कर लाओ। थोड़ी ही देर के बाद वो पानी का जग उठाकर वहां पर ले आया। उसने वो पूरा जग रानिया के ऊपर उंडेल दिया था। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी।
वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। उसने बेसाख्ता नजरें उठाकर अपने दाएं जानिब देखा, जहां पर वो जालिम इंसान उसके करीब ही बैठा था और मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा था। मुझे माफ कर दें, उसने हकलाते हुए कहा। अरे मैं तुम्हें ऐसे कैसे माफ कर सकता हूं? तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अगर तुम्हें सजा नहीं दूंगा तो अगली बार तुम ऐसा ही करोगी। रानिया को फिर से वो आवाजें सुनाई देने लगी तो उसने बेसाख्ता अपने बाएं जानिब देखा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। वो आंखें बंद किए ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसके साथ ही वो जोर से जुनैद से लिपट गई। वो बिल्कुल भी इन सब की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित बैठा था, जबकि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आज से पहले वो कभी भी किसी औरत के पास नहीं गया था और ना ही उसे उसकी जात से किसी किस्म की दिलचस्पी थी, मगर आज उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। एक अजीब और अनोखा सा एहसास उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था और उसे ये सब कुछ बहुत खुशी भी दे रहा था। पीछे हटो, उसने आहिस्तगी से कहा, मगर रानिया ने उसकी आवाज ना सुनी। वो अभी तक चीखे जा रही थी। मैं कह रहा हूं पीछे हटो। वो हलक के बल चिल्लाया तो वो जल्दी से पीछे हट गई, मगर फिर से उससे लिपट गई। जुनैद गहरी सांस लेकर रह गया। उसने उसे बाजुओं से पकड़कर दूर हटाया और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे लाउंज की तरफ ले जा रहा था, जबकि वो किसी कटी हुई पतंग की तरह उसके साथ खींची चली जा रही थी। दोबारा मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगी? उसने रानिया की आंखों में देखते कहा तो वो मासूमियत से नफी में सर हिलाने लगी। मैं वादा करती हूं दोबारा कभी आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ इस बार माफ कर दें। वो छोटे बच्चों की तरह फिर से मुंह बसोरने लगी थी, जैसे रोने के लिए तैयार हो रही हो। उसके इरादे का अंदाजा लगाते वो तेजी से बोला, खुदा का वास्ता है रोना मत शुरू कर देना। तुम्हारी आवाज मेरे सर में दर्द कर देती है। थोड़ी देर तक वो दोनों खामोशी से वहीं बैठे रहे। तुम्हारी उम्र क्या है? उसने पहली बार उससे कोई जाती सवाल किया था। वो थोड़ी देर तक खामोश रही और फिर मासूमियत से बोली, मैं सिर्फ 15 साल की हूं। अभी तक तो मेरा स्कूल भी पूरा नहीं हुआ था। वो कुछ भी ना बोला। लेकिन तुम्हारा पहले से किसी के साथ रिश्ता तय था? वो नहीं जानता था कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। नहीं, हमारे खानदान में बचपन में मंगनियां नहीं की जाती। वो आप लोगों के खानदान में होता है। वो जल्दी से बोली तो वो यकदम खामोश हो गया। उसे अपने दिल में एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। मैं जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसी का जवाब दो, फजूल बोलने की जरूरत नहीं है। जुनैद ने उसे टोका तो वो छोटे बच्चों की तरह अपने होंठों पर उंगली रखकर बैठ गई। जी मैं समझ गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। उसने फिर से वही अल्फाज दोहराए थे। वो अब गौर से उसे सर से लेकर पांव तक देख रहा था और सोच रहा था अगर वो एक 15 साल की लड़की के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है। ये तो कानून के भी खिलाफ था और इंसानियत के भी खिलाफ था। उसे अपना सर चकराता महसूस होने लगा। उसी वक्त फिर से मोबाइल बजा। उसने देखा हवेली की तरफ से कॉल आ रही थी। दादा जान का फोन था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उसने फौरन से सलाम किया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? और उस लड़की को उसके किए की सजा दी या नहीं? दादा जान की बात सुनकर उसने नजरें उठाकर इस मासूम हसीना पर डाली, जो कि थोड़े ही फासले पर सोफे पर बैठी अपने नाखूनों के साथ खेल रही थी। दादा जान, मैंने उसे ऐसी सजा दी है कि वो अगले चंद दिनों तक होश में नहीं आएगी। वो संजीदगी से बोला। वाह मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस उस लड़की को जहनी मरीजा बना देना और फिर से उसके घर वालों के पास वापस भेज देना। जी दादा जान, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके अलावा अगर कोई हुक्म है तो बताएं। वो फरमाबरदारी से बोला। तुम्हें जमशेद की हालत के बारे में बताना था। वो ठीक हो रहा है और जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा है। दादा जान ने उससे उसके भाई का जिक्र किया। ये वही था जिसके कत्ल के इल्जाम में इस लड़की को वनी किया गया था, जबकि उसके भाई के पीछे जुनैद के आदमी लगे हुए थे।
یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈے کے تحت کیا گیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا بھائی مرا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، چلو اب تم آرام کرو، میں نے تم سے بس اسی بارے میں پوچھنا تھا۔ یہ کہہ کر دادا جان نے فوراً سے کال کٹ کر دی، جبکہ وہ ایک گہری سانس لیتے اپنا موبائل سائٹ پر اچھالتا اپنا سر صوفے پر ٹکا چکا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دماغ نے تیزی سے اس کی بات کی تائید کی، جبکہ اس کا دل اس کی بات کے منافی ہو گیا۔ اے لڑکی، اس کے اے لڑکی پکارنے پر رانیہ فوراً سے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ کیا میں نے تمہیں کھڑا ہونے کو کہا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے پوچھا تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی اور جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کیا تم واقعی میں معصوم ہو یا پھر معصوم ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل بھی معصوم نہیں ہوں، میری خالہ مجھے کہتی تھی میں حد سے زیادہ شرارتی ہوں، وہ پرجوش انداز میں بتانے لگی، اور اس کا انداز اور اس کی باتیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ واقعی ایک معصوم لڑکی ہے۔ چلو اٹھو، لاؤنج کی صفائی کرو۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف سامان بکھرا پڑا تھا۔ مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں پر تمہیں ناز نخرے اٹھانے کے لیے نہیں لایا، تمہیں کام کروانے کے لیے لایا ہوں۔ مت بھولو کہ تمہاری حیثیت ایک نوکرانی سے بھی بدتر ہے۔ وہ لمحے میں ہی اسے اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب جنید آفریدی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہیں، 20 منٹ کے بعد میں یہاں پر آؤں تو مجھے سارا کمرہ صاف نظر آئے۔ اگر تم نے کسی قسم کی کام چوری کا مظاہرہ کیا تو پوری رات تمہیں باہر کھڑا رکھوں گا۔ نہیں، آپ ایسا مت کیجیے گا، میں ابھی صفائی کر دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے لاؤنج میں بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے لگی، جبکہ وہ سگریٹ پینے کے لیے لان میں نکل گیا۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی اسے اپنے ارادوں پر بھروسہ تھا، کیونکہ اس کا ارادہ بدلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔ جب وہ واپس گیا تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، اور وہ ایک کونے میں بیٹھی کھانس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، جبکہ اس کی ناک اور گال سرخ ہو گئے تھے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ڈرامے بازیوں پر میں یقین کر لوں گا؟ چلو اٹھو اور باہر نکلو۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ رانیہ کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ ذرا سی ڈسٹ کی وجہ سے اس کی اتنی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اگر وہ صفائی کرتی تو یقیناً اس کی سانس بند ہو جاتی، مگر وہ اس کے سامنے یہ سب کچھ بول نہیں پائی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا ایک بار پھر سے وہاں سے باہر نکال چکا تھا۔ باہر شدید سردی تھی، اس کے پاس پتلے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ باہر لگے بڑے بڑے شیشوں سے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں پر وہ بڑے مزے سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ یا اللہ، یہ انسان اتنا ظالم کیوں ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنے رب سے فریاد کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنید آفریدی کی پسندیدہ عورت بنا دے۔ جنید اسے باہر تو نکال چکا تھا، لیکن اب اس کا دل تھوڑا بے چین تھا۔ اسے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی جو حد سے زیادہ نادان، کم عمر اور بے وقوف تھی۔ مجھے اسے واپس بلا لینا چاہیے، اس نے بے ساختہ سوچا۔ وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتا ہی تھا کہ دادا کی بات یاد آ گئی کہ مرد کو کبھی عورت کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ جو مرد عورت کے سامنے جھکتا ہے وہ اسے مرد نہیں سمجھتے۔ یہی بات یاد کر کے وہ وہیں پر واپس بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب گلا سوکھنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دھیان بے ساختہ باہر پڑی اس لاچار لڑکی کی طرف گیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر گیا، جہاں پر وہ پوٹلی بنی زمین پر گری تھی۔ اس نے رانیہ کو ہاتھ لگایا تو اسے جان وجود سے نکلتی محسوس ہوئی۔
رانیہ کا وجود اس وقت برف بنا ہوا تھا اور اس کی سانس بھی بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کی گال تھپک رہا تھا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ دنیا جہان سے مکمل طور پر بیگانہ ہو چکی تھی۔ نہ تو اس کا وجود حرکت کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی سانس ہموار ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا خیال سب سے پہلے اپنی کالج فیلو کی طرف گیا، جو کہ اب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ ابھی اور اسی وقت میرے گھر پہنچو۔ اس نے بغیر سلام دعا کے اسے حکم سنایا۔ دوسری طرف کومل اتنے عرصے کے بعد اس کی کال موصول کر کے پہلے تو حیران ہوئی اور پھر خوش ہوتے کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ تم مجھے اس پہر بلا رہے ہو؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کمینگی سی تھی جسے جنید آفریدی نے جلد ہی محسوس کر لیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل ایک لڑکی کی حالت بہت خراب ہے، تم آؤ میں تمہیں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ وہ اسے اپنی بیوی کہتے کہتے رک گیا تھا۔ کومل نے جب یہ سنا کہ رات کے اس پہر اس کے ساتھ کوئی لڑکی موجود ہے تو اسے لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ وہ پچھلے 7 سالوں سے اس انسان کے پیچھے بھاگ رہی تھی جس نے کبھی نظر بھر کے بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ یہ خیال اسے کسی کوڑے کی طرح لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ کبھی کسی لڑکی کی ذات میں ملوث نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اور بات ہے۔ اس نے جیسے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا سامان اٹھانے لگی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس وقت وہ اس کے گھر پر موجود تھی اور اس کی بیوی کا چیک اپ کر رہی تھی، جس کا باڈی ٹیمپریچر اب کمرے کے ٹیمپریچر سے برابر ہو گیا تھا اور اس کی سانس بھی ہموار ہو چکی تھی، لیکن بخار سے اس کا وجود تپ رہا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کومل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرتے کہنے لگا، مجھ پر شک کرنے کی یا الزام لگانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، بس اس نے مجھے غصہ دلا دیا تھا اور میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ سردی میں کافی دیر موجود رہنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کوئی نارمل بات ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر یہ تھوڑی دیر وہاں پر مزید پڑی رہتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ کومل نے اب اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر ہی رہو، یوں پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کومل کی بات کا برا منایا تو وہ بھی فوراً لائن پر آ گئی۔ نہیں، میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کہہ رہی تھی، کل کو تم پر کیس بن جاتا تو یہ مر جاتی تو اس کی موت سے کسی کو بھی فرق نہ پڑتا، یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ اس کے منہ سے یہی تو سننا چاہتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون ہے اور اس کے پسندیدہ شخص کی زندگی میں کیسے داخل ہوئی ہے۔ کیا تم مجھے اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتانا پسند کرو گے؟ کومل نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے کومل کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ ونی میں آئی لڑکی ہے اور میرے نکاح میں موجود ہے۔ دادا جان کا کہنا ہے میں اسے اتنی تکلیفیں دوں کہ اس کو نفسیاتی مریضہ بنا دوں تاکہ اس کے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر ہی پاگل ہو جائیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم اتنے پڑھے لکھے ہو، کیسے ان سب باتوں پر یقین رکھ سکتے ہو؟ تم نے تو مجھے کہا تھا جب تم اپنے گاؤں واپس جاؤ گے تو یہ ونی والا رواج ختم کر دو گے، مگر تم نے خود ہی ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ یکدم بے قابو ہو گئی تھی۔ رواج ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، اور تم میرے خاندان والوں کو اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ تم میرے دادا جان سے بھی واقف ہو کہ وہ کس قدر ظالم انسان ہے۔ مجال ہے جو انہوں نے کبھی کسی پر رحم کیا ہو۔ اگر میں اس لڑکی سے شادی نہ کرتا تو وہ نہ صرف اس کے سارے خاندان کو مار دیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو بھی عبرتناک موت دیتے۔ صرف اور صرف اس بربادی سے بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا، ورنہ مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔
نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے ایک دم سے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی دیکھ رہی ہوں، کومل نے بھیگے لہجے میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے پسند کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ کم عمر اور نادان لڑکی ہے، جبکہ میں اس سے عمر میں کہیں زیادہ بڑا اور میچور ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اتنا سمجھدار ہوتے ایک کم عمر لڑکی سے محبت کروں گا؟ وہ جیسے خود کو تسلی دے رہا تھا یا کومل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پائی، مگر وہ اتنا جان گئی تھی کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی، بلکہ ہر عورت کی چھٹی حس تیز ہوتی ہے جو اسے اس مرد کے متعلق فوراً سے خبردار کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی تو ویسا ہی ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کب شادی کر رہے ہو؟ کومل نے اس سے پھر سوال کیا۔ میں نے تو شادی کر لی ہے، بے ساختہ وہ بولا، تو اب کی بار وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ جناب، آپ کا تو کہنا تھا آپ اس شادی کو مانتے ہی نہیں۔ اس نے جنید کے الفاظ اسے ہی واپس لوٹائے تھے۔ کیا تم مجھے اس طرح الجھا رہی ہو؟ تمہارا کام ختم ہو گیا، چلو وہ اپنے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ وہ اس روڈ لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اسے ہمیشہ اسی انداز میں ہنسی مذاق میں بات کرتا، مگر نہ جانے کیوں کومل کو اس کا لہجہ چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یا پھر وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پائی، مگر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے رانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ تم بہت حسین ہو، اس میں کوئی شک نہیں، اور تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ میں اس بات پر ایمان لے آیا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ کوئی اور نہیں بلکہ جنید آفریدی ادا کر رہا تھا، اور اگر یہ الفاظ وہ سوئی ہوئی لڑکی سن لیتی تو یقیناً اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پاتی۔ جس انسان نے ہمیشہ عورت ذات سے نفرت کی تھی، آج وہ ایک عورت ذات کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جو کہ اس کے دشمنوں کی بیٹی تھی۔ اگر اس کے دادا جان کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ قیامت برپا کر دیتے۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو پورا کمرہ خالی تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلی رات کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا، جبکہ اس کا وجود سردی کی وجہ سے برف بن رہا تھا، اور وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور اس انسان کی منت کر رہی تھی کہ وہ اسے اندر بلا لے، مگر وہ ظالم بنا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شکور نے اپنے کوارٹر سے اپنی بی بی صاحبہ کو دیکھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی مدد کرتا، کیونکہ پہلے بھی اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم سب کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنید جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اس لیے وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ خاموشی سے اس نے کوارٹر کا دروازہ بند کر دیا، اس کے ساتھ ہی کھڑکیاں بھی بند کر دیں تاکہ اس لڑکی کی آواز نہ آئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں میاں بیوی بھی سکون کی نیند سو چکے تھے، اور اس رات اس نے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ اس ذلت بھری زندگی سے اسے اچھا ہے موت آ جائے، مگر اسے موت بھی نہیں آئی تھی، وہ زندہ تھی اور صحیح سلامت تھی۔ وہ بیٹھی سی بارے میں سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور وہ کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں ہر طرح کے لوازمات موجود تھے، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو اسے بہت پسند تھی۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں، اس کے بعد تمہیں میڈیسن دینی ہے۔ اپنی طبیعت کے بارے میں بتاؤ، اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اسے نارمل انداز میں سوال جواب کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں اور وہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کے اچھے دوست ہوں۔ چند لمحوں تک تو وہ یقین ہی نہ کر پائی۔ اس طرح سے گھورو نہیں اور نہ ہی حیران ہو، میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا مقصد تمہیں ساری رات وہاں پر کھڑا رکھنے کا نہیں تھا، میں تمہیں صرف اور صرف سزا دینا چاہتا تھا،
मगर फिर मुझे पता ही ना चला थकावट की वजह से कब मेरी आंख लग गई। जुनेद आफरीदी इस वक्त एक औरत को सफाई पेश कर रहा था। वो खुद अपनी बदलती हुई फितरत पर हैरान हो रहा था, पर उसे खुशी भी हो रही थी, वरना वो तो समझता था कि इंसान खुद को कभी किसी के लिए तब्दील नहीं कर सकता। मगर आज उसकी ये गलत फहमी खत्म हो गई थी। वो इस लड़की के लिए खुद को बदल रहा था। वो बेड से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर उससे पहले कि जमीन पर गिरती, जुनेद ने उसे सहारा दिया और उसे बाजू से पकड़कर सहारा देते वॉशरूम में लेकर गया। शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे और उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर उसे एक अजीब सी बेबसी का एहसास हो रहा था। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं और ना ही घबराने की जरूरत है। तुम आराम से मुंह हाथ धोकर ब्रश करके आ जाओ, मैं तब तक बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जी ठीक है। ये कहकर वो मुंह धोने लगी थी कि नजर फिर से जुनेद आफरीदी पर पड़ी, जो दरवाजे में ही खड़ा था और हाथ बांधे उसे बहुत गौर से देख रहा था। अगर आप इसी तरह से देखते रहे तो मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगी, उसने मासूमियत से कहा, तो वो मुस्कुराते हुए साइड पर हो गया। ये जुनेद आफरीदी ही है ना? उसने खुद से सवाल किया था। या अल्लाह, इसको एकदम क्या हो गया? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, या वाकई इसकी याददाश्त चली गई है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी आवाज बाहर खड़े जुनेद को बखूबी सुनाई दे रही थी। जी मोहतरमा, ये हकीकत है और मैं पागल नहीं हुआ। आप फिलहाल इन सोचों को अपने दिमाग से झटक दें, अपने छोटे से जहन पर ज्यादा जोर ना डालें, वरना फिर से दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से होश की दुनिया में आई। दोनों ने बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया था। वो उससे छोटे छोटे सवाल कर रहा था और उससे उसके खानदान के बारे में पूछ रहा था, जिनका वो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में जवाब दे रही थी। क्या अब मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी? उसने फिर से एक सवाल किया। तुम जब बनी हो रही थी तब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या बताया था? उन्होंने मुझे कहा था कि आप लोग मुझ पर इतना जुल्म करेंगे कि मुझे जान से मार देंगे। बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि जुनेद को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूं। पहले भी हमारे ही खानदान की एक लड़की बनी होकर गई थी, मगर उन जालिमों ने उस पर इतना जुल्म किया कि वो मर गई। प्लीज मुझ पर जुल्म मत कीजिएगा। वो हाथ जोड़कर रोने लगी थी। जुनेद आफरीदी को उस पर बेसाख्ता तरस आया। वो उसका हाथ पकड़कर मजबूत लहजे में कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं कभी किसी को तुम पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा और बहुत जल्द तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे किसी के गुनाह की सजा तुम्हें नहीं देनी चाहिए, और वो भी उस वक्त जब मेरा भाई जिंदा है। अगर तो वो मर जाता तब मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता। पहले ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दादा जान के कहने पर कर रहा था, मगर अब मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही उनसे किसी किस्म का मशवरा लूंगा। फिलहाल तुम मेरे निकाह में हो, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारा निगहबान रहूं। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो नहीं जानती थी कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गया, और ना ही इस बारे में जानने का शौक था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने उसके शौहर को हिदायत दे दी थी और उसके शौहर को उसके लिए बेहतरीन बना दिया था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करता था, उसे अपने साथ घुमाने लेकर जाता था। एक दिन उसके दादा जान वहां पर पहुंच गए। अभी वो लाउंज के अंदर दाखिल हुए ही थे कि उन्हें अंदर से हंसने खेलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो किसी और की नहीं बल्कि रानिया की हंसने की आवाज़ थी, जिसने उस वक्त किचन का हाल बुरा किया हुआ था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अपने पोते की हालत देखकर उन्हें चंद लम्हों के लिए यकीन ही नहीं आया, जिसका चेहरा बेसन से अटा हुआ था और वो यकीनन कोई भूत महसूस हो रहा था, जबकि रानिया थोड़े फासले पर खड़ी उसका मजाक बना रही थी।
यहाँ पर क्या हो रहा है? वो हलक के बल चिल्लाए तो वो दोनों ही अपनी जगह पर उछल पड़े। जुनेद आफरीदी ने जल्दी से अपना सर झाड़ा और दादा जान के पास जाकर उनके हाथ का बोसा लेते कहा, सलाम दादा जान, आप कैसे हैं? बिना बताए ही आ गए। मुझे बताते तो मैं आपको लेने आ जाता। अगर तुम्हें अपनी आमद के बारे में बता देता तो मुझे हकीकत के बारे में पता कैसे चलता और कैसे अंदाजा होता कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या मतलब है दादा जान? मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? वो मुकम्मल तौर पर अनजान बन गया था। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं इस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं जिसे मैं वन्नी करवा के लाया था, जिसे मैंने तुम्हारे निकाह में दिया, इस वजह से कि तुम उसको तकलीफ पहुंचाओगे और उसको तकलीफ में देखकर उसके घर वालों को भी तकलीफ होगी, मगर तुमने तो उसे अपने सर पर चढ़ा लिया है। दादा जान, वो मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अगर आपको लगता है उसे तकलीफ पहुंचाकर मैं अपनी मर्दानगी साबित कर सकता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी है। उससे ना सिर्फ मैं उसे दुख दूंगा बल्कि उसके साथ साथ खुद अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। और मैं जब गांव आया था तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं वन्नी वाला रिवाज खत्म कर दूंगा। अब ये हमारी हवेली की नौकरानी नहीं है बल्कि ये मेरी बीवी है और बहुत जल्द ये इस गांव की सरदारनी बन जाएगी और बहुत जल्द मैं पूरे गांव वालों के सामने इसके साथ धूमधाम से शादी भी करूंगा। वो जैसे दादा जान को अपना फैसला सुना रहा था। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? इस तरह से तुम अपने दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। दादा जान, आपको ये तो खौफ है कि आप अपने दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन आपको ये डर नहीं कि दूसरों पर जुल्म करके आप अल्लाह ताला के गजब का शिकार हो सकते हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्या ठीक है और क्या गलत। वो हलक के बल चिल्लाए थे। माजरत के साथ दादा जान, आप जानते हैं मगर आप फिर भी फिरौन बने हुए हैं और ये किसी भी सूरत मुझे काबिले कबूल नहीं है। बेसाख्ता दादा जान का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया, मगर उसे तो जैसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हवेली के दरवाजे तुम पर बंद हो गए हैं, अब वहां तुम्हें आने की जरूरत नहीं। वो मेरी हवेली है जिसे आपने मेरे नाम किया था और मैं उस गांव का सरदार भी हूं। मुझे वहां पर आने से कोई नहीं रोक सकता। वो उनकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। वो गुस्से से पांव पटकते वहां से चले गए थे और वहां पर जाते हुए उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया था कि वो इस लड़की का काम खत्म कर दें, क्योंकि वो अपने पोते की नजरों में उसके लिए मोहब्बत देख चुके थे जो उन्हें किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं थी। वो उसे लेकर हवेली वापस आ गया। उसने जो कुछ भी कहा था वो सच करके दिखाया था। उसने उसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया था और उसके साथ साथ पूरे गांव में यह ऐलान कर दिया था कि वो इस खानदान में बनी आई हुई लड़की नहीं है बल्कि वो उसकी बीवी है और गांव की सरदारनी है। सब लोगों को हैरत हो रही थी क्योंकि ये पहली बार हुआ था किसी ने नौकरानी को सरदारनी बनाया हो। सब लोग उसे दाद दे रहे थे और उसके इस फैसले को सराह रहे थे, सिवाय उसके दादा जान के जो इस वक्त अंगारों पर लौट रहे थे। शाम का वक्त था। वो सब लोग बैठक में बैठे थे जब उनका खास आदमी वहां पर आया। साहब जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो दादा जान से मुखातिब हुआ तो उन्होंने उसे बात करने का हुक्म दिया। छोटे साहब को होश आ गया है और उन्होंने सच भी बता दिया है। दरअसल उन पर जिस शख्स ने हमला किया था वो इंसान रानिया बेगम का भाई नहीं है बल्कि वो मलिक फारूक का बंदा है। वहां पर बैठे हुए सब लोगों को यकदम सांप सूंघ गया, क्योंकि ये बात उसके दादा जान ने बहुत यकीन से कही थी कि ये हमला रानिया के भाई नहीं किया है, और उसी यकीन की बुनियाद पर उन्होंने उसके खानदान को तकलीफ दी थी और उसके साथ साथ उसकी बहन को भी वन्नी बनाया था। उन्होंने सब गांव वालों को यह भी बताया था कि उनका पोता मर चुका है। हालांकि उनका पोता जिंदा था मगर वो कोमा में था। सिर्फ कुछ ही लोगों को इस बारे में पता था और वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे
ताकि हकीकत के बारे में जान सके। इस वक्त बैठक में गांव के मुअज्जिज लोग बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों का ताल्लुक रानिया के खानदान से था। आपने पहले जो कुछ भी किया, आपने शक की बुनियाद पर किया। आपने खानदान को तकलीफ दी और उनकी बेटी को उनसे जुदा किया। आपको अब अपने किए की माफी मांगनी होगी और इसका जुर्माना भी देना होगा। उनमें से एक शख्स उठकर बोला तो वो शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुका गए। उनके पास अब इन लोगों की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दोबारा से जिरगा रखा गया था और वहां पर दोनों खानदानों को बुलाया गया था। इस बार उसके दादा जान का सर शर्मिंदगी के मारे झुका हुआ था। ये उनके लिए मर जाने का मुकाम था कि जिंदगी में पहली बार उनकी कही हुई बात झूठ साबित हुई थी। उन्होंने सब लोगों के सामने वहां रानिया के घर वालों से माफी मांगी थी और उसके साथ उसके सर पर हाथ रखते हुए उससे भी माजरत की थी। वो तो उन्हें पहले ही अपने शौहर की वजह से माफ कर चुकी थी। जिरगे में अब एक और फैसला किया जाना था कि रानिया अब अपने घर वालों के साथ जाना पसंद करेगी या फिर अपने शौहर के साथ रहेगी। उसकी दादी जान उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो शुरू से ही अपनी पोती की शादी अपने पोते से करवाना चाहती थी, मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उनकी पोती उनसे अलग हो गई। अब किस्मत उनको एक और मौका दे रही थी और वो ये मौका अपने हाथ से निकलने की इजाजत नहीं दे सकती थी। उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल भी किया, मगर वो अपने घर वालों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत माजरत दादी जान, मगर मैं उस इंसान के साथ ही रहूंगी और अपनी सारी जिंदगी उसी इंसान के साथ गुजारना पसंद करूंगी जिसने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब बाकी सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। फरते जज्बात से उसका लहजा नर्म हो गया। वो जुनेद आफरीदी के बच्चे की मां भी बनने वाली थी और बहुत जल्द उस हवेली को वारिस देने वाली थी। वो कैसे अपने शौहर को इस सूरत हाल में अकेला छोड़कर जा सकती थी। सारे जिरगे के सामने उसने इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने शौहर के साथ रहना पसंद करेगी। जहां पर बहुत सी सरगोशियां हो रही थी, वहां पर लोग कुछ भी थे। उसने बहुत ही अच्छा फैसला किया था। जब वो हवेली वापस आई तो वो अपनी बेगम साहिबा को देखकर खुलकर मुस्कुराने लगा। मुझे तो लगा था तो मुझे छोड़कर अपने घर वालों के पास चली जाओगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में इतना गलत सोचेंगे, उसने बुरा सा मुंह बनाते कहा। मुझे अंदेशा था, मुझे डर था कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। आपको डरने की क्या जरूरत, आपके पास वैसे ही कोमल है, उसने एक बार फिर से तंज किया था। देखो अब उस औरत को बीच में ना लाओ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सहेली थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने उससे हर किस्म का रिश्ता तोड़ दिया है। हाँ, इसी वजह से तो मैं आपको माफ कर चुकी हूं और आपके साथ रहने के लिए आ गई हूं। अगर मुझे बाद में पता चला कि आपने दोबारा किसी और से दोस्ती कर ली है तो मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब क्या तुम मुझे धमकी दोगी, वो खफकी से बोला। जी हां, आपको धमकी दूंगी, ये कहकर उसने अपना सर उसके कंधे से टिका दिया था और मुस्कुरा दी थी, जबकि वो भी उसे देखकर खुलकर मुस्कुरा रहा था। एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी उनकी मुंतजिर थी। उसने उसके बाद गांव में वन्नी का रिवाज भी खत्म कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।